I have one at my home. Industry data shows that of the various water purifier technologies available in India, RO has the maximum 37% market share. We don't have much data about this, how much market share has RO taken. But people who use RO systems believe that the water is pure, safe, and thus good for health. And there are umpteen number of advertisements that make us believe so. But how good is the RO water that we drink? To discuss this, I am joined by Atul Madhureji. He is the principal scientist at NEERI, National Environmental Engineering Research Institute at Nagpur. Atul is going to tell us about the technology and about his study that finds alarmingly low levels of essential minerals in RO water at several places across the country. We will shortly be joined by Dr. Anil Arora, who is the chairman of Institute of Liver Gastroenterology at Sir Gangaram Hospital, New Delhi. So before going ahead with the discussion, I would like my colleague Vivek Misra, who is senior reporter at Down to Earth, to take us through his findings about RO industry. Vivek, you have traveled across the country to find out where people are depending on RO systems and why. So tell us about your findings. Okay. So first of all, पूरे देश में जो अर्बन सेंटर्स हैं, हम जानते थे कि ज्यादातर अर्बन सेंटर्स साफ पानी को लेकर कंसर्न हैं और पिछले 1-2 दशक में आरओ जो टेक्नोलॉजी है जिसके तहत पानी साफ करने का दावा किया जाता है वो घर घर तक पहुंचने लगा, जिसको हम पॉइंट ऑफ यूज डोमेस्टिक आरओ वाटर सिस्टम कहते हैं। लेकिन अब ताजुब ये है कि आप देश के किसी भी गांव के कोने में अगर आप चले जाएं तो जो डोमेस्टिक आरओ वाटर सिस्टम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे हमने उन जगहों को चुना जहां पर काफी वाटर क्राइसिस है और वहां पर काफी वाटर क्राइसिस होने के बावजूद उनका जो कंसर्न है साफ पानी का वो भी दिखाई देता है। तो हम सबसे पहले अपनी यात्रा हम करते हैं महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में, जो कि फेमस है अपने ड्रॉट प्रोन एरिया होने के कारण। और वहां पर आप जब देखते हैं जाते हैं तो एक मंगरूल तालुका जो है जो कि 35,000 पॉपुलेशन की आबादी है वहां पर और वाशिम डिस्ट्रिक्ट से करीब 40 किलोमीटर दूर है। जब वहां जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हर 3,000 पॉपुलेशन के आसपास एक कॉमर्शियल आरओ प्लांट लगा हुआ है और जो कि लगभग 3,000 से 3,500 पॉपुलेशन को रोज पानी सप्लाई करता है एक प्लांट। इसके बावजूद घरों में भी डोमेस्टिक आरओ प्लांट्स लगे हुए हैं। और इन सब के अलावा जब हम देश के दूसरे हिस्से में जैसे हरियाणा की बात करें जहां काफी सलाइन वाटर है और जो राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर एरिया है काफी टफ टेरेन है वहां पर और वहां पर पानी की क्राइसिस भी रहती है, हजार फुट तक पानी नीचे चला जाता है। तो वो उन एरिया में जब हमने टहलना शुरू किया तो हम बहुत ताजुब में थे कि बिल्कुल वीरान जगहों पे भी जो घर बने उनमें भी आरओ सिस्टम फिट हो गए हैं और वो आरओ सिस्टम का न सिर्फ इस्तेमाल करते हैं बल्कि उस पर पूरा भरोसा भी करते हैं कि इससे निकलने वाला पानी उनके लिए साफ और सेहतमंद है। जबकि हमने पाया कि जो आरओ सिस्टम्स लगाए गए थे वो सालों से ना उनका मेंटेनेंस हुआ है, ना उनमें कोई मेम्ब्रेन, ना कोई फिल्टर चेंज किया गया है और उनको इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। फिर जब हम देश के और हिस्सों में जाते हैं, मिसाल के तौर पे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के एरिया में जहां बहराइच और श्रावस्ती जो देश के 2 पिछड़े इलाके हैं, जब वहां जाते हैं तो वहां भी हमें देखने को मिलता है कि उनका जो कंसर्न है खासतौर से आर्सेनिक और आयरन का कंसर्न है वहां पर और उस कंसर्न के कारण भी लोग आरओ सिस्टम घरों में लगा रहे हैं। और वो जो आरओ सिस्टम है उसके बारे में ना उसकी टेक्नोलॉजी ना उसका साइंस उनको बहुत अच्छे से कुछ पता नहीं है और उस सिंपल ग्रामीण हैं जो इस बात बाजार के दावे पे भरोसा करते हैं कि घर में आरओ लगाने से उनकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। सम एक्सटेंट जो बॉटल बॉर्न डिजीज हैं वो उसमें कुछ मदद मिलती है, बट जो आरओ से छिपे हुए खतरे हैं वो शायद उन्हें पता नहीं है। और इस तरह से हम देश के और हिस्सों में जब जाते हैं, खासतौर से मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जब हम हरियाणा के खातीवास विलेज में गए तो वो जो सुकन्या, कैन यू शेयर द स्लाइड?
Yes, next. 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 सो देखिए यहाँ पर एक कैंपस है, ये सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट है और इस सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट का जो पानी निकलता है उसमें क्लोरीनेशन करके करीब 4000 की पॉपुलेशन खातीवास विलेज में रहती है, उनको सप्लाई किया जाता है और पर कैपिटा जो 70 लीटर के आसपास पानी सप्लाई होता है यहाँ से। और इस पूरी व्यवस्था को जो पीएचईडी डिपार्टमेंट है, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जिसको बोलते हैं, वो संभालता है और ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है बट हमें अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ जाने की। और जब हमने इसी वाटर टैंक से कनेक्टेड गांव को विजिट किया तो हमें वहां पे से वही दस्तूर देखने को मिला कि हर तीसरे चौथे घर में आरओ, डोमेस्टिक आरओ जो है सेट है और वो उसका इस्तेमाल करते हैं। इस पानी का इस्तेमाल वो नहीं करते हैं और एक मिसकंसेप्शन, मिसबिलीव भी है उनके अंदर कि इस पानी को पीने से वो बीमार हो जाएंगे, जबकि पीएचईडी डिपार्टमेंट इसको बीआईएस स्टैंडर्ड्स पे, जो कि भारतीय मानक ब्यूरो ने पेयजल का जो स्टैंडर्ड है उसको तय किया है, उसके बेसिस पे इसको चेक करके फिर आगे बढ़ाता है। लेकिन एक कॉमन बिलीफ पैदा हो गया है कि पानी हमारे जो सप्लाई है वहां से जो पानी आ रहा है वो खराब है और हमें आरओ से ही इस फिल्टर्ड पानी को वो आरओ में ले जाते हैं, देन फिर उसको कंज्यूम करते हैं। तो ये इस तरह की भी कंडीशंस हमें गांव में दिखाई दी। फिर एक सबसे बड़ा जो ये सारे जगह जब घूम के हमने जब ये सब कलेक्ट किया इंफॉर्मेशन, तो जो सबसे बड़ी बात निकल के आई वो निकल के आई कि लोग भले ही विज्ञान नहीं समझते हैं, वो पानी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम चल गया है कि टीडीएस नाम की कोई बला है। सुकन्या, कैन यू शेयर फर्स्ट स्लाइड बैक? हाँ, यस यस, सेकंड। हाँ, सो टीडीएस नाम की कोई बला है। तो हम बहुत सारे लोग जो कॉमन लोग हैं जो रोज मर्रा की जिंदगी में इन सब चीजों को बहुत नजरअंदाज करते थे, बट मार्केट ने उन्हें ये समझा दिया है कि हाई टीडीएस और जो है वो खतरनाक होता है। हाई टीडीएस, कितना हाई टीडीएस है ये भी उन्हें नहीं मालूम। तो हम देखते हैं कि हम अपने नेक डाई से साफ पानी में वो जैविक और अजैविक यानी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल को देख नहीं सकते हैं, तो हम टीडीएस के जरिए मापते हैं कि उस पानी में कितनी इम्प्योरिटीज है और उसका लेवल क्या है। तो ये टीडीएस सिंपल एक मेजरमेंट है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पानी में जो मिनरल्स हैं, उनकी जो सॉल्ट हैं, आयंस हैं, उनकी मात्रा कितनी ज्यादा है। तो प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। और वो जो हम चेक करते हैं वो पानी में इस तरह के कुछ प्रकार हैं उसके, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम और मेजर प्रमुख वो तत्व हैं, मिनरल हैं, जिनकी बात हम आगे करेंगे। तो ये सारी कंफ्यूजन है उनके पास कि टीडीएस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो जब interesting. Vivek, let's understand this from Atul ji. Atul ji, we would like to understand from you how this technology of reverse osmosis works and what is this magical TDS level that attracts people to use our water. Atul, can you hear us? या मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन शेयर करूं क्या कि आपको थोड़ा सा आइडिया ज्यादा आ जाए या फिर ऑडियंस को भी ज्यादा आइडिया आए। ओके, आई विल शेयर वन प्रेजेंटेशन ऑन इट। एक छोटा सा बनाया हुआ है कि बेस्ड ऑन दी कॉमन पब्लिक और ऑडियंस। आई थिंक इट्स ऑडिबल, विजिबल इवन दो। क्या मेरी स्लाइड्स दिख रही है क्या? Yeah, we can see it, yes. Okay, so now I just go with that. देखिए, जल तंत्र को या जो आप वाटर साइकिल जिसको बोलते हैं वो समझने की कोशिश करते थोड़ा बहुत, है ना। by looking up to the vague audience, I just keep this one. जब पानी जब सी वाटर से इवापोरेट होके जब पृथ्वी पे आता है तो वो कंडेंस होके नीचे आता है एंड थ्रू द वेरियस रन ऑफ या फिर आपके सरफेस वाटर रिसोर्सेज जो होते हैं, रिवर हो गई आपकी,
तालाब हो गए, यहाँ इस पूरे हिस्से वो जाता है आखिरी समुद्र में। और ये हो गई आपकी जिम मोरलेस ये तो इसमें मुझे ये बताना है कि जब वो पानी जब इवापोरेट होता है समुद्र से तब वो H2O ही रहेगा, प्योर H2O होता है। ओके। एंड उसके बाद जब वो कंडेंसेशन की तरफ आता है, जब वो प्रेसिपिटेट होता है या बारिश आती है, तभी भी वो H2O के फॉर्म में ही, प्योरली फॉर्म में ही होता है। के बाद जब वो जमीन पे आता है, वो जिसको हम सरफेस रनऑफ्स बोलते हैं, या जमीन से वो खींचता हुआ जाता है, फिर अपने रिवर्स में जाता है, फिर वो उसके सहारे वो जब तालाबों में जाता है। ठीक है। तो वो उस दौरान जब वो जमीन पे पड़ता है तो वहां पे जो मिट्टी है, या फिर वो जब वो रिचार्ज होता है, या फिर वो ग्राउंड में जाता है, ग्राउंड वाटर जब बनता है, तो वहां पे जो रॉक्स है उसमें जो भी सोल्यूबल कंटेंट होते हैं, वो कैल्शियम हो सकता है, वो मैग्नीशियम हो सकता है, सोडियम पोटेशियम होगा, क्लोराइड होंगे, अल्केनिटी बोलते हैं, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स होंगे, नाइट्रेट होंगे, फॉस्फेट होंगे, सल्फेट होंगे, और बहुत सारे मेटल्स होंगे जो उस रॉक की प्रॉपर्टी होती है। वहां पे जो मिट्टी है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, उसके अकॉर्डिंगली उस पानी में बहुत सारे आयंस, हम बोलते हैं उसको, आयंस जो है वो सारे सोल्यूबल हो जाते हैं। तब जब आप जब आप प्रेसिपिटेट या रेन वाटर को देखेंगे तो रेन वाटर में सिर्फ आपको H2 ही मिलेगा प्रैक्टिकली। और या फिर आप रेन वाटर को इवापोरेट करते हो तो आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं ऐसा थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेके जा रहा हूँ। 1 लीटर रेन वाटर को आप अगर इवापोरेट करेंगे, इवापोरेट माने आप बाष्पीभवन कर दिया, आपने उबाल लिया और पूरा उसको ऊपर जाने दिया, तो आपको नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा। जब आप सरफेस वाटर को या ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर माने जो आपके पॉन्ड में होता है, आपके रिवर में होता है, जो सरफेस के ऊपर होता है, उसको आप लेंगे। अब 1 लीटर पानी को जब आप, सरफेस वाटर को जब आप इवापोरेट करेंगे, बॉईल करेंगे, उसके बाद जो बचता है, जब पानी पूरा जाने के बाद जो भी बचता है उसको आप मेजर करो, मैंने आपको उसको तोलो कितना भरा हो। वो अगर 500 mg माने 500 mg माने 0.5 ग्राम, राइट। तो उसको हम बोलते हो TDS हो गया, वो हो गया TDS, जो बचा वो हो गया TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। ओके। तो अगर 500 mg हो गया तो आपके पानी का TDS हो गया 500 mg। वो अगर 600 mg हो गया तो आपका TDS हो गया 600 mg। तो अकॉर्डिंगली हम 500, 600, 700, 450 ऐसा TDS मेजर करते हैं और पानी का बात करते हैं। अब ये जो पानी जो होगा, ये हो गया आपका जल तंत्र की पानी में TDS कहाँ से आता है। जब वो जमीन में जाता है, जब वहाँ के जो सॉल्ट उसमें डिजॉल्व होते हैं, उसके बाद जो भी डिजॉल्व सॉल्ट की क्वांटिटी जिसको बोलेंगे वो हो गया उसका TDS पानी का। अब क्वेश्चन है TDS कैसे। अब जब मैं ये बोलूंगा, ये हो गया आपके पानी, आपका पानी जो है ना, आपके आपके ग्लास में आता है, आपके कुएं में मिलता है, वो सिर्फ पानी नहीं है, अभी वो इसका मिक्सचर है। H2O प्लस आयन प्लस कटायन, इनका मिक्सचर है वो, राइट। वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हो गया। तो पानी का TDS कितना होना चाहिए जो हम पीते हैं, उसका TDS आप 500 तक तो आराम से पी सकते हो। और आप, मैं ये बोलूंगा कि आप राजस्थान में जैसे एंट्री करते हो तो राजस्थान के मैक्सिमम जगह पे आप 700-800 से तो शुरुआत होती है। mg की बात कर रहा हूँ, मेरे पास TDS 700 mg पर लीटर, उससे तो शुरुआत होती है। और मेरे, इवन तो मेरे प्रदेश में विदर्भा में मैं बात करूँ तो मेरे कुएं का पानी भी 600-700 TDS का है, जो हम बचपन से पीते हैं, राइट। मेरे गांव में जो पानी, जो बोरवेल का पानी जो मेरे पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका भी TDS अराउंड 700 mg पर लीटर है, हम आराम से पीते हैं। तो एज पर BIS वहाँ पे लिमिट है कि 500 mg तक आप पी सकते हो। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप 2000 mg तक आराम से जा सकते हो। मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूँ, मेरे गांव में जो पानी आता है उसका TDS 700 mg, अराउंड 700 mg पर लीटर है। और मेरे खेतों में जो 2-3 कुएं हैं, उनका भी उतना ही TDS है, और हम बचपन से आराम से पी रहे हैं। तो जो ग्राउंड वाटर होता है उसका TDS थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो ग्राउंड वाटर जब आपके ग्राउंड में जाता है तो उसका कांटेक्ट जो मिनरल्स या फिर आपके रॉक्स के साथ जो होता है वो बहुत देर तक होता है, इसीलिए बहुत सारी चीजें उसमें सोल्यूबल होती जाती है।
अब मैं सरफेस वाटर की बात करूँ तो सरफेस वाटर में पानी का आपकी सॉइल के साथ कांटेक्ट टाइम थोड़ा कम होता है। आप मान लीजिए ना, आपकी बारिश हो गई, फिर वो रन ऑफ्स हो गए, फिर वो नदी में चला गया, नदी के बाद वो तालाब में चला गया और उसका कांटेक्ट थोड़ा बहुत कम हो गया, राइट। तो उसका सरफेस वाटर का कांटेक्ट जो है विथ सॉइल थोड़ा कम होता है, ग्राउंड वाटर का कांटेक्ट ज्यादा होता है। इसीलिए ग्राउंड वाटर का टीडीएस, ग्राउंड वाटर मैंने आपके टगवेल हो गए, आपके ट्यूबवेल हो गए, इनका टीडीएस थोड़ा ज्यादा होता है, सरफेस वाटर का टीडीएस थोड़ा कम होता है। नागपुर में जो पानी सप्लाई होता है वो जनरली रिवर से ही होता है, डैम, ऊपर डैम है वहां से छोड़ा जाता है, फिर रिवर से हम पानी इंटेक करते हैं। तो नागपुर में जो टीडीएस है वो अराउंड 180 टू 210 के अराउंड पूरे साल में चेंज होता रहता है। तो आपको सरफेस वाटर बॉडीज का टीडीएस थोड़ा कम मिलेगा। और नागपुर में मेरे घर में जो हुआ है उसका पानी उसका भी 550 के अराउंड टीडीएस है। ये हो गया आपकी टीडीएस की मोटा मोटी कैलकुलेशन, राइट। तो ऐसा कहना कि 500 तक ही पी सकते हैं, ये प्रैक्टिकली पूरा पॉसिबल भी नहीं है और प्रैक्टिकली पूरा सही भी शायद नहीं है। बट आप पी सकते हो, आराम से पी रहे हैं, और इंडिया में हम लोग आराम से पी भी रहे हैं बहुत दिन से। तो मानक के अनुसार अगर हम चले तो उसके अकॉर्डिंग 500 mg तक आप पी सकते हो। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप 2000 mg पर लीटर तक आप mg पर लीटर टीडीएस का पानी आप आराम से पी सकते हो। ओके, ये यहाँ पे हम रोकते हैं। अभी अगर आगे जाना है तो मेरा थोड़ा सा और कुछ स्लाइड्स है, मैं थोड़ा कंप्लीट कर दूँ या फिर बाद में ले लूँ? नहीं, आप बताइए अतुल जी। अच्छा, तो मैं सिस्टमैटिक Atul ji, some people are also requesting to speak in English. If you can also explain some of the points in English. you wanted to say that I supposed to use English as a language? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं अच्छा, अतुल जी ये प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन पे एक बार कर देंगे? श्योर, ट्राई तो किया था मैंने लेकिन हुआ नहीं शायद। ओके, सो आई थिंक इट्स विजिबल नाउ, राइट? यस, थैंक यू। ओके, थोड़ा सा स्कीमेटिक समझना चाहता हूँ। वैसे विवेक जी ने अच्छे से लिखा हुआ है वो स्कीमेटिक, थोड़ा सा स्कीमेटिक समझना दिखाना चाहता हूँ होता क्या है आरओ प्लांट, राइट। आरओ प्लांट में जो भी वाटर सोर्स हो, बोरवेल हो या डगवेल हो या जो भी वाटर सोर्स हो, वहां से पानी जो है ना रॉ वाटर टैंक में लिया जाता है। उसके बाद उसका प्री ट्रीटमेंट किया जाता है। प्री ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे प्री ट्रीटमेंट में क्या होता है, पानी में जो टर्बिडिटी जो होती है, पानी में दो टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। ये दो टाइप की चीजें होती है। एक होता है डिजॉल्व सॉल्ट्स, जो जो क्या बोलेंगे उसको, फिल्ट्रेशन के बाद भी वहीं पे रहता है, वो डिजॉल्व हो गए, राइट। और दूसरा होता है सस्पेंडेड सॉल्ट, जो जिसको हम टर्बिडिटी कहते हैं, और हमें वो सस्पेंडेड सॉल्ट जनरली हमारे आंखों से दिख जाते हैं। तो वो जो सस्पेंडेड सॉल्ट है वो प्री ट्रीटमेंट में निकाल दिए जाते हैं। और प्री ट्रीटमेंट में और एक आरओ के केस में और एक किया जाता है, अगर आपके पानी का टीडीएस थोड़ा ज्यादा, पीएच अगर थोड़ा ज्यादा है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एसिडिक करना पड़ता है। वो अगर आप एसिडिक नहीं करते हो तो आपकी जो मेम्ब्रेन जो है उसकी लाइफ कम हो जाती है, उसमें फॉलिंग बोलते हैं उसका, उसकी परत जो इंटरनल परत वो खराब हो जाती है। इसीलिए थोड़ा सा एसिडिफिकेशन करना पड़ता है। एसिडिफिकेशन के बाद जो पानी है आपके आरओ के अलग अलग मेम्ब्रेन में छोड़ा जाता है। डिपेंड ऑन कैपेसिटी आपकी बहुत सारी आरओ मेम्ब्रेन होती है, राइट। उसके बाद वो पानी यूवी ट्रीटमेंट यूनिट को दिया जाता है ताकि बैक्टीरियल कंटामिनेशन निकाल दिया जाए। उसके बाद वो ट्रीटेड वाटर टैंक में आता है और वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये जनरल नेटवर्क होता है आपके आरओ प्लांट का, जो कम्युनिटी बेस हो। अब इसमें जो है, जब वो पानी आपके आरओ सिस्टम में जब जाता है तो वहां Mr. पे Maldure, yes, Mr. Maldure, sorry to butt in, but there are several requests for if you can, also put in a few words in English, if you can explain what you're saying, because we have people listening in from, different parts of the country. So they okay. may not be, some of them may not be comfortable with Hindi. Sorry to bother you in between your presentation, but please continue. Okay. So shall I? Okay. So whenever the water comes in a RO membranes, we will have treated water as well as we have reject water, right? So reject water percentages depend on the plant and depend on its condition, right? So this is what the real RO treatment RO membranes we can say. What is membrane? I just explain a little bit. I would like to explain a little bit about the membrane. What kind of it is.
membranes are the bundle of various layer structures, right? So you can see in the figure, there are n number of layers which are wrapped together in a closed way, and that completely act as a membrane. It's a physical barrier kind of thing, which won't allow your soluble minerals from the water, right? So this is what is structure. This is again a different kind of membrane. So if we go in a deeper, like what is the structure of membrane? As I said, it's a physical separation method, right? So the each membrane have some specific pore size. Actually, the pore size is depend on your application, right? The pore size is decide what kind of product you want. Like you want nano filtration, you want ultra filtration. There are a number of things which will not enter in all these aspects, nano and ultra filtration. But there are the pores, such kind of pores you will find on these all these what we can say layers, right? So that structure determine the functionality of that layers. So this is what the membrane we can say, and these are the pores on the membrane. So these pores, what is the main utility or main function of the membrane is that it physically separate out your ions from these water molecules. मान लीजिए कि these are the blue colors, so greenish color are the water molecule, and these are the bluish color are the salt molecule. Obviously salt are been higher in the size, like molecular size, we generally used to say that. So molecular size of ions are bigger than the water molecule. So these bigger size salts get separated physically by this membrane, and you finally you will get the water molecules, right? As I said, in the when the water, as in my very first slide, when the water enter on the earth, you have only water molecules, and when it travels through the surface, it will have calcium, magnesium, other ions, right? So these all ions will get separate out by this membrane, right? So unnatural things are happening here with a help of pressure. Obviously pressure come through applying electricity and all these things. You are finally will get ion free water at the end, right? You all know that this is one of the, again, just keep it for the simplification, how we'll get ion free water at the end. As I said in my previous slide that we have pore size on the membrane. So there are different type of membranes available in the market. Microfilter, these are the type of say reverse osmosis type of membrane, nanofiltration, ultrafiltration, all these things, and all these things are being marked based on their size, that pore size I have shown earlier, right? So based on the pore size, the type of molecules or say minerals getting separate out from the water, right? And in the RO we use the finest size membrane, right? Smallest size membrane, so that it can remove everything. So at the end, you can say in the raw water there are a number of things. At the end, you don't have anything in the water other than H2O, right? So this is what the function of the RO membrane. And when we enter into the guideline which are there as per NGT and all these things, the NGT clearly mentioned in his previous order that if TDS of water is not more than 500, you can't you can't install RO plants at all. This is what as per your previous guideline. Again, these guidelines has been challenged and all these things happens in between. And they said that if the TDS is less than 500, recovery of water should be 100%. As I shown in my previous slide, when we pass water through the RO membrane, you will get a product as well as you will get a reject water. That reject water percentage is huge. You can't imagine, even though for the country like water stressed country like India, it is not been profitable say affair to have the reject water of around 30%. Okay, and as per guideline, if
if TDS is more than 500, the recovery should be more than 60%, right? So this is what the guideline, and again, this has been a challenge in the court, and this is going on. Okay. It's just a small evolution. This is in different district we had. So here clearly you can show the red dots are the TDS of the raw water. This is what the mean of like 510 RO unit. The RO water is having around sorry, the fresh water or raw water is having feed water, we can say, and TDS of around say 400 around, and the treated water is quite low. Treated water is having TDS of around 50, 60, 70 water maybe, and the obviously reject water would have higher TDS than the raw water. So this is what the condition we have found, and the efficiency. What I said, efficiency. This is what the efficiency of these plants in the 4 districts. So it is different in the different places. Like here in the first district, it is the 43% of water is being getting wasted. Right. This is the reject water. Okay. And people are now accepting it. I don't know why the number of things are going on. And when we conduct a survey, small survey, and people are ready to pay from 100 to 200 rupees per month for the RO water, right? This is what the willingness of the people has been come in, and they wanted to use the RO water. Why, I don't know, but they are ready to pay for the RO water, right? So this is what the about my presentation. Now we can go for the question and answer, and other we'll continue with the other deliberation. Thank you. Wonderful presentation. So what you just mentioned, that RO system removes the essential minerals from water. Let's understand from Dr. Arora. He has joined us now. Welcome, Dr. Arora. Can you just switch on your video, please, sir? I am trying. Okay. Dr. Arora, are you there? Yeah, I can hear you. Yeah. Okay. Can you please switch on your video if it is possible? Yeah. Hello, sir. So I'll just again introduce Dr. Anil Arora. He is the chairman of the Institute of Liver Gastroenterology and Pancreatico-Biliary Sciences at Sir Gangaram Hospital in New Delhi. So can you, sir, please enlighten us about the health effects of water that is devoid of these essential minerals? Yeah. You see, even our old scriptures, including Rig Vedas, have been talking about impurities in the water. And based on that, they have already been recommending to the whole population and the whole world and the whole universe and the mankind that you should be using so-called Swachh water or clean water. So it was only in 1960s that people went very aggressive about it because of the onset of so many blood-borne infections, including viruses, fungi, and bacteria, that people were concerned about treating the water and getting rid of the impurities. To an extent, the more cleaner the water, the better it will be for health. But in the bargain, it was found out that when we are making an extravagant, valiant effort to get rid of all impurities, which include totally dissolvable substances and salts, in the end up you also at the price of payment that you end up losing minerals also in the form of calcium, sodium, potassium, selenium, magnesium, etc. Now, if you have a water which is totally pure, in fact, it is not ever possible to have a pure water which is available only as a rainwater or a water which is present in the naturally formed ice. Short of that, you can never have a pure water. Now, we do not know whether you completely get rid of all the minerals, how bad it will be. So there are some epidemiological studies, and there are also some good scientific observation and rat animal studies which show that if the water does not have any mineral contents also, including calcium, magnesium, then it's possibly both in animal and human beings, it may have detrimental effect. And we have a good scientific explanation for that. One of that is that
The moment you tend to have too much of the water, which is pure, it is likely to be acidic. And as soon as it lands up in the intestinal lumen, because water is taken by mouth, it will go into the intestines. Since there is no mineral content in it, and then it will become low osmolar by default. So the water within the body, sodium, calcium, potassium, and magnesium within the body will tend to peep and out into the intestinal lumen. So in that bargain, it is possible that you keep on losing the intravascular water or minerals into the intestinal lumen, thereby altering the homeostatic mechanisms of the body. Body has a very secure, very well positioned, and very well monitored intra and extravascular component of the fluid, which is important for functioning of the cell. Cell is the basic structure with which the whole human body runs. So if you're altering the osmotic pressures in and out of the cell, if you are altering the composition of the minerals in and out of the cells, you can imagine there will be plethora of functions which will be affected. Both animal studies, human studies, and epidemiological studies have shown that you need to have some amount of minerals in the water, which would be important for maintaining your health. Now, to say it that it happens within a period of months is not easy. These studies have to be documented over years, over decades, to be sure that they are the real culprit in it. Because minerals like calcium, magnesium, sodium, potassium may also be affected by other dietary components, including additives, salts, coloring agents. So to implicate water alone as the RO water alone as the cause of causing these symptoms may not be easy. One of the examples has recently been mentioned from countries like Czechoslovakia and Slovakia, in which recently, about I think 3 decades back, they had started RO project as one of the potable waters for everybody in their country. And they observed that after 4 to 5 years, that a lot of patients were just consuming RO water, which by now was the default water available to the people in those countries. They were suffering from bone pains, from myalgia, from muscle cramps, from easy fatigability, and there have also been some suggestion of sudden cardiac death related to magnesium. So if you ask me, one-to-one drinking RO water in a given individual will cause you harm, it's not easy for me to say unless you have excellent, elegant studies conducted in a very controlled environment in which everything else is almost the same, like your eating habits, your consumption of different foods, your travel to different places, your environmental ingestants may be different in different places. But these observations cannot be refuted. And hence, if you're able to add on minerals to the purified water after removing the impurities like hardness or like nitrates or like bacteria and fungus, I think it will be a welcome relief. Thank you. Thank you, sir. I just have one question because we have come across various RO systems, particularly the ones that are installed at home. They use some different kinds of batteries to remineralize the RO water. Now, this is a question that either Dr. Arora or Atulji can answer. So what happens? Do you actually replenish those minerals by when the cartridges are used? Yeah, in fact, there are recommendations from WHO that you need to have a basic amount of calcium, magnesium, sodium, and potassium in the water, RO water after filtration. RO is a very intense process. It has 5 layers, as has been very elegantly shown by the previous speaker, that at different levels it will tend to filter out the various impurities and minerals of different sizes and different variations. So by the time water comes out, it is practically free of minerals. So WHO has recommended that if you can put in 30 milligram per liter of calcium, 30 milligram per liter of carbonates, and 20 milligram of magnesium per liter. So that is water which will be useful and will not be resulting in the nutrient deficiencies in the people who consume it. But I do not know. I think Mr. Atul will be able to answer this better. That what is the implication of taking this message from WHO down to our household, where not many people will be aware of this, and
the fact that if you look at the real world situation, how many people sitting at home will receive the water which is recommended to be good by WHO? Okay. So the thing is that on the one side we are removing all the minerals, and on the other side we are adding some minerals in it, right? It's a looking like contradictory statement itself, right? For that, what they have or the units have, sometimes they have salt pocket in it. These people used to keep some salt like calcium based, magnesium based, or sodium potassium based salts in it, and they just bypass one pipeline through that salt. Okay, it will remain, it will continue for some time, and once the salt get consumed, you will not get anything, right? This is the reality when we check the RO plant. On the other side, at some places, the reject water pipe itself getting been connected, a small portion of the reject water pipeline is been getting connected in the treated water. That is what been remineralized. So it's a sad part of entire thing. But yes, mineralization should be there, remineralization should be there, and if not necessary, the TDS supposed to be keep of the treated water. I'm saying TDS of the treated water should be kept around say 200, 250, so that all the things will get been taken care there itself. So remineralization won't be comes in picture in that way. So Yeah, Aditi, you want yeah, to- if someone want to install in the install RO plant at their home by any mean, by it is the standard nowadays. So whenever the RO mechanics comes at everyone's house, so they're supposed to ask them to keep the treated water RO TDS should be around 200 or 250. Thank you, Aditi. Vivek, when you traveled and you found that like people are not actually aware about the TDS value of the final RO water, and some people are using RO water that is around 30, 35, 50 Yes. TDS level. So, is there any regulation is there any guidelines for the RO companies, or does anybody come and change? You have filed RTI queries to understand this. Tell us about the findings. So can you share my slide? So next, yes, well, just a bit. So this is the standard established by BIS. बहुत सारे लोग के सवाल मैं देख रहा हूँ कि पानी में जो डिफरेंट मिनरल्स हैं, आयंस हैं, उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि BIS का जो इंडियन स्टैंडर्ड है 10-500/2012, उसमें सभी तत्व दिए गए हैं, उनकी अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम लिमिट। बट द कंसर्न इज कि लोअर लिमिट पे अभी बात नहीं हो रही है, जो कि 2019 में 2019 में जब 20 मई 2019 को एनजीटी ने जो ऑर्डर दिया बेसिस ऑन एक्सपर्ट पैनल, तो उसमें कहा गया था कि लोअर वैल्यू शुड बी 150 mg पर लीटर टीडीएस जो वैल्यू है वो होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो लोअर वैल्यू की बात नहीं हो रही है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक रूल जो है जारी किया नवंबर 2023 में, जिसमें बोला कि आरओ कंपनीज जो हैं उन्हें बीआईएस से मैंडेटरी लाइसेंस लेना होगा पर आरओ सेलिंग। लेकिन उसमें एक क्लॉज है जो हमें समझना होगा कि हमारे घरों में जो पॉइंट ऑफ यूज डोमेस्टिक आरओ सिस्टम है, वो उसकी जो लिमिट है उन्होंने बताई कि 50 mg पर लीटर पर आवर जो कैपेसिटी वाले आरओ हैं उनके लिए ये रूल्स है। यानी 50 लीटर पर आवर से ऊपर वाले जो आरओ सिस्टम हैं उनके लिए कोई रूल अभी नहीं है। तो ये जो रूल लागू होता है ये उन कंपनियों पर लागू होता है जो घरों के लिए आरओ सिस्टम को बेच रहे हैं। दूसरी चीज है कि अभी जब हमने उस लाइसेंस की स्क्रूटनी की कि कितनी कंपनियां जो है एक्टिवली लाइसेंस लेने जा रही हैं बीआईएस से, तो हमने पाया कि करीब 40 कंपनियां थी जिन्होंने लाइसेंस के लिए अभी तक हाथ आगे बढ़ाया है।
और उनमें से भी जब उनके लाइसेंस में हमने जो उनके क्लेम्स चेक किए तो हमें पता चला कि वो उसमें रिडक्शंस के क्लेम करती हैं, बट मिनरलाइजेशन का कोई क्लेम वहां पे दिखाई नहीं देता है। दैट्स मीन कि फॉल्स स्टेटमेंट आप एडवर्टीजमेंट में देख सकते हैं कि कंपनियां जो कहती हैं कि वो रीमिनरलाइज करके आपको पानी दे रही हैं, वो एक फॉल्स स्टेटमेंट भी हो सकता है, क्योंकि तमाम लाइसेंस स्क्रूटनी के बाद हमने पाया कि ऐसा कोई दावा तमाम बड़ी कंपनियों से लेकर छोटी कंपनियों में हमें लाइसेंस प्रोसेस में दिखाई नहीं दिया जो बीआईएस स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई किया गया था। सेकेंड थिंग कि एक सबसे बड़ा लूप होल और लैगुना है। जैसे मैं एग्जांपल सेट करूंगा कि जब हम गाजियाबाद गए तो गाजियाबाद देश के सबसे देश में जब ग्राउंड वाटर क्राइसिस की बात होनी शुरू हुई थी तो गाजियाबाद देश का पहला ऐसा सेंटर था जहां पे डार्क जोन जो है उस तरह की कंडीशंस बन गई थी और फिर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन पर रोक लगाई गई थी। वो आज तक लागू है, बट गाजियाबाद के भीतर ही तमाम अनऑथराइज्ड कॉमर्शियल आरओ प्लांट्स चल रहे हैं। जब हम कॉमर्शियल आरओ प्लांट्स कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो आरओ प्लांट्स लगाए जाते हैं उनकी कैपेसिटी मिनिमम 1000 लीटर पर आवर की होती है, और जो कमर्शियल आरओ प्लांट्स हैं जब वो 1000 पर लीटर आवर निकालते हैं तो उसमें से 60% पानी लगभग बाहर फेंक देते हैं, ड्रेन में गिरा देते हैं, जो कि हमने देखा है। सुकन्या, कैन यू शो द कमर्शियल आरओ प्लांट? नेक्स्ट यस। सो इस तरह की तस्वीरें आपने देखी होंगी दिल्ली से लेके, और ये अब देश के गांव-गांव में, जैसा माधुर्य जी भी कह रहे थे कि पानी के लिए लोग पे करना चाहते हैं आरओ वाटर के लिए, और वो 200 रुपए नहीं, अभी 3000 रुपए तक पानी की कीमत जो है लोग अदा कर रहे हैं आरओ वाटर के लिए। बट ये जो साधारण सी बोतल दिख रही है इसमें कहीं बीआईएस स्टैंडर्ड का जिक्र नहीं है। दैट्स मीन आप अगर इस आरओ पानी को पी रहे हैं तो वो सिर्फ एक मिसकंसेप्शन हो सकता है कि पानी साफ है। एज पर रेगुलेशन ये बीआईएस स्टैंडर्ड का पानी है या नहीं है ये तय नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि एक रेगुलेशन में एक रूल्स का लेगुना है कि जो डब्बा बंद पानी है, जो सील्ड पैक पानी बेचा जा रहा है, सिर्फ उसी के लिए आईएस स्टैंडर्ड के लाइसेंस लागू होते हैं। जो खुले बोतल में पानी बेचते हैं उनके लिए कोई रेगुलेशन, अभी तक कोई लाइसेंस प्रोसेस नहीं है, तो इसलिए ये इसको एंजॉय करते हैं। और ये पर 20 लीटर की बॉटल जो आप देख रहे हैं तस्वीर में, इसकी कीमत करीब 40 रुपए होती है। अब ये कितना सेहत के लिए फायदेमंद है, नुकसानदेह है, ये एक मिस्ट्री है। और इस तरह के आरओ प्लांट्स मशरूम हो चुके हैं, खासतौर से उन इलाकों में जहां ग्राउंड वाटर की क्राइसिस है और लोग इसको अच्छे से पी रहे हैं। तो अभी मेरा आप सुकन्या प्लीज स्लाइड दिखाएं नेक्स्ट। जब हमने आरटीआई के थ्रू जानने की कोशिश की तमाम मिनिस्ट्रीज से, तमाम डिपार्टमेंट से कि आखिर ये आरओ वाटर कौन चेक करता है और किसे चेक करना चाहिए, तो हमें बड़े इंटरेस्टिंग जवाब है। जैसे आप पहला आरटीआई हमारा देखें जिसमें सीपीसीबी कहता है कि ये उनके एम्बिट में ही नहीं आता है कि वो आरओ वाटर को टेस्ट करेंगे, जबकि जो 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने जो रूल निकाला है उसकी नोडल एजेंसी सीपीसीबी को बनाया है, यानी आरओ का पानी जो भी बिकेगा उसके जो भी रेगुलेशन होंगे उसको फॉलो करने के लिए सीपीसीबी ही जिम्मेदार होगा। बट यहाँ सीपीसीबी हमें बताता है कि कोई उनके एम्बिट में नहीं है इस पानी को चेक करना। सेकेंड, अगर आरटीआई आप देखें दूसरी, हमने दिल्ली के लिए पूछा था कि क्या दिल्ली में जो पानी सप्लाई किया जा रहा है दिल्ली जल बोर्ड के जरिए, क्या वो पानी ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट है? तो हमें जवाब मिलता है कि प्लेस टू प्लेस टीडीएस वैल्यू जो है वेरी हो सकता है, यानी आप 2 किलोमीटर आगे जाएं वहां टीडीएस वैल्यू कुछ है, आप कहीं और जाएं वहां वैल्यू कुछ है, बट ओवरऑल 1000 mg पर लीटर के आसपास टीडीएस वैल्यू दिल्ली के कुछ इलाकों में कहीं कहीं उससे ज्यादा है। तो डीजीबी कहता है कि जो हम पानी सप्लाई करते हैं वो तो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए फिट है, बट आपको ये जानना पड़ेगा कि आप किस इलाके के लिए टीडीएस वैल्यू जानना चाहते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जब आपको पता ही नहीं है या आपको पता करना पड़ेगा कि टीडीएस वैल्यू कितना है, तभी आप उस पर कोई फैसला ले पाएंगे। लेकिन जब आपको ये नहीं पता है
तो फिर आप ब्लैंकेट मतलब एक अंधेरे में आरओ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिल्ली के 2 बड़े ट्रेडर्स जिनके पास हम गए जो आरओ सेल करते हैं, उन्होंने हमें बताया कि जो हमसे बोला जाता है, जो ग्राहक होता है वो हमसे जो वैल्यू की मांग करता है वो सेट कर देते हैं, टीडीएस वैल्यू। तो दैट मीन कि सेलर और बायर दोनों के बीच एक मिसकंसेप्शन है, उन्हें नहीं पता है कि उनका टीडीएस वैल्यू क्या है और कितना होना चाहिए। और जैसा मालधुरे जी ने बताया कि 500 mg पर लीटर से लेके 2000 mg पर लीटर टीडीएस जो वैल्यू है वो कंजम्पशन तक की जा सकती है। इवन कि मैं उससे आगे कहूंगा कि जो WHO के अगर आप डॉक्यूमेंट एक्सेस करें, जो कि हमने स्टोरी में किया है, तो वो बोलता है कि टीडीएस वैल्यू कोई मायने ही नहीं रखती। तो अगर हम ये कह देते हैं तो आरओ कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है। तो शायद वो इस चीज से बचती हैं और इस चीज को बहुत ही इसका प्रचार करती हैं और लोगों तक पहुंचाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फिर आरटीआई में एक और दिलचस्प चीज पता चलती है हमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से, कि जो रूल अभी 2023 में आरओ कंपनियों के लिए लाया गया है रिस्ट्रिक्टेड वे में, जिसमें 50 लीटर पर आवर वाले आरओ कवर होते हैं, उसके लिए उन्हें 1 साल का वक्त दिया गया है कि आप अगले 1 साल तक यानी 2024 दिसंबर के आसपास आप लाइसेंस प्रोसेस के लिए छूट है आपको। यानी कंपनियां अभी 1 साल और एंजॉय करेंगी लाइसेंस प्रोसेस के रूल्स को लेके। लेकिन उससे भी गहरी बात यह है कि जब आप मालधुरे जी का प्रेजेंटेशन देख रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा था कि गाइडलाइन की एक जरूरत है, लेकिन हमें यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट बताती है कि गाइडलाइन अभी हम प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं। तो क्या टाइमलाइन होगी, कब तक बनेगी, हम अभी नहीं कह सकते। यानी अभी आने वाला जो साल है वो जो आरओ कंपनियों के लिए जॉयफुल ईयर रहेगा, वो उसी तरह से मार्केट में आरओ सेल करेंगी और वही फॉल्स दावे कि मिनरल है उसमें और हम टीडीएस वैल्यू एडजस्ट कर देते हैं। तो ये सारे जो चीजें वो क्लेम करते हैं वो करते हैं। फिर एक और बड़ी बात है, जब मेम्ब्रेन और फिल्टर्स की बात होती है, तो जब हम देखते हैं कि मेम्ब्रेन और फिल्टर जिसका नियमित अंतराल पे आपको उसको चेंज करना है, बट अभी यहाँ सेलर की कोई ऐसी ड्यूटी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो उसे चेंज ही करेगा। जो अवेयर है वो उसे चेंज कराते हैं साल में, बट जो जैसे कि मैंने बताया कि टाउन्स और गांव जो खासतौर से अभी उनके नए ठिकाने हैं, सेलिंग पॉइंट्स हैं, वो उसके बारे में नहीं जानते हैं और उनके मेम्ब्रेन और वो सालों से नहीं बदले गए हैं। और उससे डर ये है कि मेम्ब्रेन पे माइक्रोब्स जो आ सकते हैं और जो उन्हें फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान भी कर सकते हैं। फिर एक और चीज आप देखें कि जब ये जितने टाउन्स और ये विलेजेस हैं वहां पर जब हमने एक बड़ी कंपनी के मालिक से इंटरव्यू किया उनका, और उन्होंने कहा कि किस तरफ से बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, तो उन्होंने बताया कि नॉर्थ इंडिया उनका सबसे फेवरेट प्लेस बन गया है सेलिंग के लिए और वहां से काफी डिमांड आ रही है। और वो ये तर्क देते हैं कि पानी उबाल कर पीने का जो चलन है वो बहुत कम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारा आरओ जो है वो ज्यादा बिकता है। तो मैं यहाँ पे आप डॉक्टर अरोड़ा या डॉक्टर मालधुरे जी से पूछ सकते हैं कि ये जो बॉइलिंग ऑफ वाटर है, यूवी है, ये और आरओ सिलेक्शन ये कहाँ यूजफुल हो सकता है, ये शायद ज्यादा बेहतर। डॉक्टर अरोड़ा या डॉक्टर जी आप बताएंगे। Yeah, can you start my video? Yeah, you see, if you look at the logistics of taking care of the water purification, there is nothing like boiling. It is a foolproof method of killing everything, but it will not get rid of the minerals. That is a good thing. The only problem with the boiling water is that you need to have electricity to boil it. You should have a container to store it, and the basic taste of the water that changes. So not many people are comfortable drinking water which is tasteless. You see, a natural water by default has some taste which is important for consumption. So if the water does not take, the water is an integral part of your diet and day-to-day consumption for running the normal body function. If you think you're not able to get rid of the water just by boiling, and if you think
boiling gives you a tasteless water. Not many people will drink as much as they think it will be doing. Basically, it will kill all living organisms. It will kill bacteria, it will kill fungi, it will kill microbiota and everything which is available. Ultraviolet rays also will tend to inactivate most of the microorganisms. These advantages of these two modalities are that they at least will not be getting rid of the minerals which are theoretically supposed to be. As I said, there is a limited evidence to show that it on short-term studies that it is of a lot of utility. But then advantage of boiling in ultraviolet rays is that you're not getting rid of the basic minerals which are present in the natural water, which will be absorbed with a very tight filters like RO, etc. So it is a good thing. The problem is you need to have electricity. You should be able to store it. You lose the taste. And